दोस्तों आज का सेशन है कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से आज हम जो है जीएसटी पे बात करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इन्वेंट्री अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है और अभी तक हम ये मॉड्यूल कवर कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी एंट्री कर रहे हैं उसका वाउचर भी अपने आप जनरेट हो रहा है। तो वाउचर से हमारी जो है अकाउंट्स की फाइनल रिपोर्ट तो बनी रही है और साथ में सेल्स वाउचर से सेल की रिपोर्ट और परचेज की। इसके अलावा हमारे पास जो जनरेट हो रही है वो हो रही है जीएसटी की रिपोर्ट। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम पहले इसका जो है रजिस्टर वो एनालाइज कर लेते हैं कि रजिस्टर में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो हमें देखनी है। जीएसटी में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट जो है, अगर हम सेल और परचेज की हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम सिंपल से रजिस्टर निकाल लें तो ये आपका जीएसटी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें यहाँ पर शो करेगा। जो हम रिटर्न हम भर रहे हैं उस रिटर्न को चेक करने के लिए ये टूल आपको हेल्प करेगा, है ना, कि रिटर्न में अगर मैंने फिगर अपलोड कर रहे हैं तो उसमें वो फिगर सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम रिपोर्ट फायर करेंगे और रिपोर्ट से चेक करेंगे कि मेरी फिगर सही आ रही है या नहीं आ रही है। और जैसे यहाँ पर डेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और जीएसटी बिल टाइप। इसमें देखिए नॉर्मल, रिवर्स और बिल ऑफ सप्लाई है। तो सेल बिल बनाते टाइम मैंने आपको क्लियर किया था कि नॉर्मल कौन सा, रिवर्स कौन सा, बिल ऑफ सप्लाई क्या है। तो सेल बिल रजिस्टर की बात करें तो सेल के अंदर हमारे पास दो ही टाइप थे, ठीक है। एक हमारा नॉर्मल था और एक बिल ऑफ सप्लाई था। जो कंपोजिट डीलर है, मतलब आपके पास जीएसटी नंबर है पर आप जो है कंपोजिट डीलर आपने अपने आप को घोषित कर रखा है, मतलब आपने डिक्लेयर कर रखा है कि आप कंपोजिट स्कीम के अंतर्गत आप जो है काम करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे रखी है कि इतनी वैल्यू तक अगर आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो आप अपने आप को कंपोजिट स्कीम में आ सकते हैं। कंपोजिट स्कीम में क्या है कि परचेज में आपको जो टैक्स लग के आएगा उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा, राइट। और दूसरा, जो प्रोडक्ट पे टैक्स है डिफाइंड, वो टैक्स आप जो है कस्टमर से वसूल नहीं सकते। दैट मीन्स आपके जो बिल बनेंगे उस पे आप टैक्स अलग से नहीं लगाएंगे। तो आपका जो इनवॉइस कटेगा वो आपका क्या होगा, बिल ऑफ सप्लाई, राइट। जीएसटी नंबर आपका है और आप बिल ऑफ सप्लाई के अंदर में आते हैं या कंपोजिट स्कीम के अंदर आते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टैक्स नहीं है, एग्जम्पशन में है, उसके लिए अलग से बिल काटते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। पर जनरली मेरा जो देखा है उसके हिसाब से कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्रोडक्ट वाइज अगर टैक्स चल रहा है तो जीरो टैक्स के आप कंबाइंड बिल भी काट रहे हैं। मतलब आप 5% टैक्स के भी बिल कर रहे हैं और 18% का भी उसी में और 0% का उसी में। पर कुछ यूजर ऐसे कहते हैं कि नहीं, हमें बिल ऑफ सप्लाई अलग से करना है ना। वो बिल ऑफ सप्लाई इसको मान रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट पे उनका टैक्स नहीं लगा, एग्जम्पशन में है, तो उसका लिए वो अलग इनवाइस काटेंगे, राइट। तो ऐसे केस में अगर वो आपको रजिस्टर अलग अलग शो करने हैं कि मेरे पास नॉर्मल कितने हैं, फिर इसके बाद आ जाते हैं टाइप पे, सेल और क्रेडिट नोट, और यहाँ पे ऑल है। तो अगर आप सेल करेंगे तो सब सेल के रिकॉर्ड आएंगे। ये सारे आपके फिल्ट्रेशन हो गए कि आपको मल्टी फर्म है तो किस डिवीजन का निकालना है या किस फर्म का निकालना है। यहाँ पर एक चीज जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपका दो आपने डिवीजन बना रखे हैं और दोनों का जीएसटी नंबर एक है, तो आपकी जीएसटी की इनवाइस एक ही जाएगी। सॉरी, इनवाइस नहीं, जीएसटी की जो रिपोर्ट है वो एक ही आपकी कंबाइंड रिपोर्ट अपलोड होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मेन फर्म है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मेन फर्म कैसे पता चलेगा, जैसे बेस फर्म में क्या पड़ा हुआ है, ये तो कोड है, तो आपको ये वाली फर्म सिलेक्ट करनी है। अब ये आप कैसे सिलेक्शन करते हैं, बैक चलते हैं वापस फर्म में, फॉर्म मास्टर में। तो अगर मैंने यहाँ पर मेन फर्म अपनी ये बना रखी है, इसका जीएसटी नंबर ये डाल रखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा डिवीजन क्रिएट किया, एक और एडिशनल फर्म। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मेरी बेस फर्म जो है वो तायली है, ये वाली है, ठीक। तो इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ फर्म सिलेक्शन हमने ये कर लिया मेन फर्म का और कंसीडर बेस फर्म कर दिया,
तो दोनों फर्म के अंदर जो अलग अलग ट्रांजेक्शन है वो जीएसटी रिपोर्ट के लिए कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास मल्टीपल फर्म्स हैं और उनका जीएसटी नंबर सेम है और उन दोनों की रिपोर्ट आपको क्लब करनी है, तो आपको यहाँ पे मेन फर्म सेलेक्ट करनी है और कंसीडर एज ए बेस फर्म लेना है, तो आपकी दोनों फर्म की रिपोर्ट एक हो जाएगी। ठीक है, और अलग अलग प्रिंट करना है तो आप सिंगल सिंगल फर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फिर ये नहीं करना है, इस फर्म का अलग निकालेंगे, दूसरी फर्म का अलग निकालेंगे, दोनों के जीएसटी नंबर आपके अलग है। सीरीज सिलेक्शन, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऐसी रिपोर्ट निकालनी है कि भाई हाँ पर्टिकुलर एचएसएन की रिपोर्ट निकालनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी आइटम टैक्स सिलेक्शन भी है कि अगर कोई चीज आपको फाइंड करनी है तो फिल्टर लगाना है, तो फिल्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे टैक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड टैक्स का ही रिपोर्ट आएगा। इसके बाद आते हैं अकाउंट सिलेक्शन, इसके बाद है जीएसटी नंबर। अब यहाँ पर यह है कि आपका विदाउट जीएसटी नंबर वाले और विद जीएसटी नंबर वाले आपको ये अलग अलग करने हैं। तो अगर मैं विदाउट जीएसटी का करता हूँ और सिंपल अभी एज इट इज इसको प्रिंट कर देता हूँ, पीरियड चेंज कर लेता हूँ, तो आपके सामने ये रिपोर्ट आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो मुझे आ रहा है स्टेट कोड आ रहा है, ये नया ऑप्शन आया है स्टेट कोड का, क्योंकि जिनके जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मैंने जो है किस स्टेट में इसको बिलिंग किया है ना। क्योंकि अगर जीएसटी नंबर नहीं डालते हैं आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो स्टेट कोड है वही रजिस्टर्ड हो जाता है। पर ये हो सकता है कि वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है लेकिन आउट ऑफ स्टेट की है। आपने मान लीजिए आप चंडीगढ़ में बिलिंग करते हैं और आपका कस्टमर हरियाणा में या पंचकुला में, तो बगल ही में ही है, तो वहां से कस्टमर आके ले जाता है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसका स्टेट कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल डिटेल आ गई, क्वांटिटी कितना दिया और टैक्सेबल, और आपका एसजीएसटी सीजीएसटी क्या था, और इस तरह से ये विदाउट राउंड ऑफ और राउंडिंग वैल्यू। तो ये आपकी रिपोर्ट आ गई, तो ये सारी विदाउट जीएसटी नंबर की है। अब इसमें ये जो जीएसटी नंबर के साथ आएगी, है ना। इसके बाद यहाँ पे दिया है अकाउंट सिलेक्शन, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कंपोजिट यूआईएन सेज, और सेज में दो है, विद पे और विदाउट पे। रजिस्टर्ड आप जानते ही हैं, जिसके बाद जीएसटी नंबर है और रेगुलर है, कस्टमर है, मतलब रेगुलर कैटेगरी में है, जो जीएसटी पे रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर लिया हुआ है और रेगुलर कैटेगरी में आता है, तो वो आपका रजिस्टर्ड हो गया। अनरजिस्टर्ड हो गया जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, मतलब आप जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, तो जीएसटी नंबर आपको मिलेगा नहीं। रजिस्टर्ड कस्टमर जिनको बोलेंगे, जिनका जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रखा है, मतलब उनका जीएसटी नंबर उनको अलॉटेड है और वो रेगुलर कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब रजिस्टर्ड वो हो गए जो रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड पहले भी बता चुके हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं हुए। कंपोजिट वो हैं जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जीएसटी नंबर है, लेकिन वो कैटेगरी उनकी रेगुलर नहीं है, वो कंपोजिट स्कीम के अंदर आते हैं। यूआईएन होते हैं आपके जैसे एम्बेसी वगैरह हो गया, कुछ स्पेशल कैटेगरी के जीएसटी नंबर्स हैं, है ना। एम्बेसी हो गया या आपका आर्मी का हो गया, तो इन चीजों के जो नंबर है वो अलग है, वो यूआईएन के केस में आते हैं अलग से, तो इनकी रिपोर्ट अलग से हमें देनी होती है। इसके अलावा सेज वाले कस्टमर है, SCZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है। अब इनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि विद पे और विदाउट पे, मतलब अगर आप किसी SCZ के अंदर कस्टमर है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का वो सेल्स के अंदर है, तो उससे फिर आपको ये पूछना होता है कि वो विद पे है या विदाउट पे है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप विद पे करेंगे मतलब कि जीएसटी आपका लगेगा, ठीक है, बिल के ऊपर, और अगर आप विदाउट पे है तो ये एक तरह से ये आप उस कस्टमर को जो बिलिंग करेंगे तो जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो एक तरह से रिवर्स की तरह काम करता है, आपने जीएसटी पे किया और बाद में आपको रिवर्स मिलेगा, तो उसकी रिपोर्टिंग थोड़ी अलग होती है। राइट, तो अलग अलग कैटेगरी है, तो यहाँ से हम ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि मुझे सिर्फ रजिस्टर्ड कस्टमर का रिपोर्ट चाहिए या अनरजिस्टर्ड का चाहिए या सिर्फ कंपोजिट का चाहिए। तो उसको अगर आप फायर करेंगे, तो अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो आपका कंपोजिट उसमें है, तो उसका रिपोर्ट इस तरह से आएगा। फिर
राइट, एक कस्टमर है जो आपका कंपोजिट स्कीम के अंदर है। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन की बात। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपका रिपोर्ट टाइप। तो इतने टाइप्स की आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बिल है तो आपको ये बिल वाइज आएगा, और बिल वाइज में फिर आगे आपके पास सब ग्रुप में 4 ऑप्शन है। नन में जैसे एच आ रहा है, और इसमें ये कॉलम आप टिक कर सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट का कोड भी चाहिए, प्रोडक्ट कोड आएगा, और ये कस्टमर के नाम एड्रेस वगैरह है ना। और एंट्री नंबर ये परचेज में यूज होता है। अगर इसके अलावा कोई अदर वैल्यू का कॉलम है जो टैक्सेबल के बाद यूज होता है ना, आपने कोई एड्रेस में ही डाल दिया जो जीएसटी में नहीं इंक्लूड है, तो इस टाइप के जो कॉलम है वो आपको जितने कॉलम प्रिंट करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। और ये सेव सेटिंग है आपका। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से रिपोर्ट आएगी, बिल वाइज आएगी आपकी। स्टेट कोड आ गया, कस्टमर का नाम आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, है ना। बिल नंबर, बिल डेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल है जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, और ये अदर वैल्यू में आपका राउंड ऑफ आ गया या एडलेस अगर कुछ है तो वो आएगा। राइट, ये तो एक बात हो गई। आप कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया इसमें हमें टैक्स वाइज अलग अलग बाइफिकेशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, ठीक है, ये आइटम कोड में कुछ कम कर देता हूँ कॉलम, और आपने ये टैक्स दे दिया, तो ये आपको टैक्स वाइज उसका बिल का बाइफिकेशन कर देगा। ठीक है, अब ये जो बिल है, बिल नंबर एक ही है, लेकिन इसका आपका 12% का इसने अलग दे दिया और 18% का अलग दे दिया। इस बिल में जो है आपके 12% का एक ही बिल है, ये भी एक ही है। अगर इसमें एक से ज्यादा है तो उसका टोटल अलग से दे रहा है। अगर मुझे ये टोटल नहीं चाहिए, है ना, तो आप जो है यहाँ से ये ग्रुप सब ग्रुप जो है इसका अगर आप हटा देंगे तो टोटल नहीं आएंगे, कि जहां पर आपकी ग्रुपिंग या सब ग्रुप चेंज हो रहा है वहां पर वो टोटल आ रहा है। राइट, तो इस तरह से ये आपका टोटल हट गया। ठीक है, ये ग्रुप जो है वो आपका ये है, और सब ग्रुप जो है वो आपका ये है, तो ये चीज आप हटा सकते हैं। अब इसके बाद इसी तरह से आप एचएसएन वाइज भी निकाल सकते हैं और आइटम वाइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइटम में सिर्फ ये नहीं है कि आइटम का नाम प्रिंट करना तो ये आएगा, अदरवाइज इसका कोड ही प्रिंट होता है आपका। और अब यहाँ पर इसको आपको डेट वाइज चाहिए या मंथली चाहिए, अब मंथ वाइज में भी आपको यहाँ पर टैक्स वाइज चाहिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है, जिस कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हैं। नया ऑप्शन यहाँ पर ये अमाउंट का भी है, कि आप अमाउंट ग्रेटर देन लेस देन भी दे सकते हैं, कितनी वैल्यू के ऊपर वाले कितने इनवॉइस है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसकी विड्थ भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कॉलम रिपोर्ट का विड्थ आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल एक सेल रजिस्टर का। अब इसी रजिस्टर को अगर आप देखेंगे तो हमने इसको एक रिपोर्ट जो आपके पहले वैट पे थी वैसे ही है आपकी, कॉलम वाली रिपोर्ट, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखिए फर्म अकाउंट सिलेक्शन, कंपनी सिलेक्शन, टैक्स वगैरह ये सब वही है। यहाँ पर बिल वाइज है, डेट है, मंथ वाइज है, और इसमें एक पार्टी समरी भी है, तो ये थोड़ा अलग है। अगर आप इसको बिल वाइज देखेंगे तो ये क्या करेगा, कॉलमनर है तो आपको टैक्स वाइज अलग अलग ही निकाल के देगा, कुछ इस तरह से। इसमें वो उतने कॉलम बना देगा जितने कॉलम आपके इस पर्टिकुलर पीरियड में यूज हुए हैं, मतलब जितने टाइप के आपके टैक्स यूज हुए हैं। तो उसे बता दिया कि ये बिल नंबर है, ये जीएसटी नंबर है, स्टेट कोड, और ये क्वांटिटी, तो 12% का अमाउंट टैक्स और 12% का, ठीक है, ये 18% का आ गया, ये 5% का आ गया।
तो इस तरह से ये जो है आपको वो अलग अलग शो कर देगा, मतलब ये वैल्यू है और ये उसका टैक्स है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप इसको समरी कर देंगे तो ये टोटल समरी हो जाएगा। इसमें फिर समरी में अमाउंट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो इस तरह से आप ये अलग अलग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ अलग ये है कि आप पे टाइप यहाँ पर कैश और क्रेडिट अलग कर सकते हैं। पे टाइप यहाँ पर भी है। और इसमें ये भी है कि अगर आपने जो रिटेल में यूज करते हैं कि हाँ मेरा कैश पेमेंट के अगेंस्ट कितना आया या बैंक पेमेंट के अगेंस्ट मेरा कितना, मतलब पेमेंट टाइप के हिसाब से भी आप अपना रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलमनर हो गया और ये आपका नॉर्मल रिपोर्ट होगी। सेम इसी तरह से आपकी जो है वो परचेज की रिपोर्ट है। इसमें वापस वही है, बस इसमें थोड़ा चेंज ये है कि हम परचेज बिल में इसके अलावा एक्सपेंस के भी बिल डालते हैं, है ना, क्योंकि जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितनी भी चीजें हमारे पास गुड्स में आ रही है वो तो आएंगी, इसके अलावा एक्सपेंसेस हो गए वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसके भी हमें रिकॉर्ड शो करने हैं, तो उसका भी हम इनपुट ले सकते हैं। अब एक्सपेंस में भी दो टाइप्स के आपके आ जाएंगे, मतलब एक तो गुड्स हो गया जिसका हम ट्रेडिंग कर रहे हैं कि हमने माल खरीदा और उसी माल को हम सेल आउट कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास वो बिल आएंगे जो हम गुड्स तो खरीद रहे हैं लेकिन उनका ट्रेडिंग नहीं कर रहे, उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, गुड्स है, लेकिन मैं उसको सेल आउट नहीं कर रहा, तो उसकी ट्रेडिंग नहीं कर रहा, तो वो मेरा कैपिटल गुड्स है, वो एसेट के अंदर आएगा आपका, है ना। एसी आपने खरीदा या और चीजें इस टाइप की है तो ये आएंगे। इसके अलावा तीसरा आता है ना, मैंने गुड्स खरीदा है, सिर्फ सर्विसेज ली है, जैसे मेरे टेलीफोन के बिल्स हैं या मोबाइल कंपनी के बिल आते हैं, अगर वो आपकी फर्म के नाम पे आ रहा है और आपका जीएसटी नंबर डाला हुआ है, आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन मतलब फर्म के नाम पे ले रखा है, या अगर आप प्रोपराइटर है इंडिविजुअल नाम पर भी ले रखा है और आप वहाँ पर अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर करा दे कि मेरा ये जीएसटी नंबर है, तो वो जितने भी बिल्स आपके फर्म के नाम पे मिल रहे हैं और आपका जीएसटी नंबर उसमें मेंशन है, तो आप अपना उसका जीएसटी का इनपुट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे हमारे एक्सपेंसेस हो गए। जिस भी एक्सपेंस के बिल पे आपका जीएसटी नंबर लिख के आ रहा है, और अगर आप अपने पोर्टल पे देखेंगे तो वो आपको वहां पर शो भी हो रहा होगा 2A के अंदर, जीएसटी 2 के अंदर, तो आप वो अपने एक्सपेंस के बिल यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, मतलब क्लेम मतलब आप इनपुट उसका ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम एक्सपेंस के वाउचर बोलेंगे। तो एक्सपेंस के वाउचर जो है वो आपके कहाँ से फीड होंगे, अभी तक मैंने जैसे बताया था कि इन्वेंट्री के परचेज तो आपने यहाँ से चढ़ा लिए सारे, तो वो रिकॉर्ड तो ऑलरेडी आई गए, परचेज रिटर्न किया तो वो डेबिट नोट भी यहाँ पर आ गए। इसके अलावा अकाउंट्स में वाउचर के अंदर आप डेबिट नोट यहाँ से डालेंगे वैल्यू का, है ना, जैसे मैंने क्रेडिट नोट आपको बताया था, तो वो वैल्यू वाउचर भी यहाँ पर आ गए। अब जो एक्सपेंस वाले हैं वो वाउचर आप यहाँ से डालेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे आरसीएम वाला जो है या एक्सपेंस बिल का अब कैसे इनपुट आप ले सकते हैं, तो अगर वो एंट्री करेंगे तो सीधा यहाँ पर वो इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बाइफिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वो चीजें ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। अगर आप यहाँ पर देखिए मंथली सिलेक्ट करके देख रहे हैं और इसको अगर आप ऐसे प्रिंट करते हैं, राइट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एंट्री तो अप्रैल के लिए, लेकिन ये मुझे मार्च के रिकॉर्ड अलग दिखा रहा है और आपके अप्रैल के अलग शो कर रहा है, ये उसकी परचेज डेट से शो कर रहा है, ठीक है, कि आपने उसके बिल की जो परचेज बिल की जो डेट थी वो आपकी क्या थी। तो इससे मुझे कई बार जो है ना वो ये चेक करने में बेनिफिट मिलता है, कोई ऐसा बिल तो नहीं है जिसकी मैंने परचेज डेट ही बहुत कुछ अलग डाल दी हो, ठीक है। तो उससे मुझे ये बेनिफिट मिलता है कि हाँ मैंने कितने बिल ऐसे थे जो उस महीने के इस महीने में आगे लिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीछे भी चढ़ा दिया हो, तो वो थोड़ा मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है। बाकी रिपोर्ट्स वही है जैसे मैंने सेल की निकाली थी। तो ये तो है सिंपल जीएसटी का रिपोर्ट का।
जो सेक्शन है। इसके बाद जो है हमें आगे जो रिपोर्ट फाइल करनी होती है, जैसे मैंने बताया था जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग फॉर्म है और उनकी डेट भी रजिस्ट्रेशन की अलग है, सॉरी रिटर्न की अलग है। ठीक है, इसी तरह कंपोजिट की अलग है, सेल्स वाले यूजर्स के लिए अलग है। ठीक है, तो जो अगर हम रेगुलर कस्टमर की बात करें तो हमारे पास जो है अभी जो हम हैं उसमें 3 या 4 रिपोर्ट्स भरते हैं। कुछ रिपोर्ट हम मंथली भरते हैं और कुछ रिपोर्ट आप क्वार्टरली भरते हैं। अगर रेगुलर कस्टमर की बात करें तो उसमें जो है फिर गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि जब आप रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया और जैसे ही आपका मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, जैसे लास्ट फाइनेंशियल में होता है या अब जो अप्रैल में अभी चेंज होगा, आप रिटर्न भरने जाएंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आपका टर्नओवर इतना है और आपको मंथली पे जाना है या क्वार्टरल बेस पे जाना है। मतलब रेगुलर कस्टमर के पास भी ऑप्शन है कि उसका टर्नओवर अगर इतने अमाउंट से कम है तो वो आप चूज कर सकता है कि उसको मंथली रिटर्न भरनी है या क्वार्टरली भरनी है। पर जिसका टर्नओवर उस लिमिट से ज्यादा है ना, हो सकता है अभी वो 100 करोड़ हो या 5 करोड़ है, तो उसके ऊपर जो भी टर्नओवर है किसी भी कंपनी का तो वो कंपलसरी मंथली है। तो उस मंथली रिटर्न में उसको कौन सी रिटर्न है जो मंथली भरनी है, तो सबसे पहले उसको भरना होता है अपना GSTR 1। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो आपकी मंथली भी है और क्वार्टरली भी है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करते हैं कि इस मंथ की आपको भरनी है तो वो मंथ का आपका आ गया, और फिर यहाँ पर वही ऑप्शन जो फर्म सिलेक्शन का था, दोनों क्लब करने हैं तो कंसीडर बेस फर्म। ठीक, अब जो ये रिपोर्ट है ये सब हमारी सेल की रिपोर्ट हम अपलोड करते हैं, और जनरली ये जो है अगर हम जिस मंथ का रिपोर्ट भर रहे हैं, मान लीजिए सितंबर का भर रहे हैं, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट जो कमिंग मंथ है उसका उसकी 10 या 11 तारीख को होती है। तो वो आप जो है अपनी GST पोर्टल पे देख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो हम 3 टाइप से उसको जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल टूल, CSV और जेसोन से। मतलब जावास्क्रिप्ट का ये फाइल बनती है और जो डायरेक्ट आपके GST पोर्टल पे अपलोड होती है। ठीक है, इसके अलावा जो GST का पोर्टल है वो किसी और फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करता जेसोन के अलावा। तो ये 2 टूल क्या करते हैं, इसमें GSTN ने ही हमें टूल प्रोवाइड कर रखा है। तो उस टूल के अंदर हम इस एक्सेल के थ्रू यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा मेरा उस टूल के अंदर चला जाएगा। वहां पे मैं अपना रिकॉर्ड चेक करूंगा, वेरीफाई करेंगे और वहां से फिर जेसोन फाइल बनाएंगे और GST पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अब ये टूल हमें कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए हम थोड़ा बैक चलते हैं आपकी साइट पे। यहाँ पे हम जो है GST की साइट खोल लेते हैं। ये आपकी GST की साइट है जहां पर आपको ये सारे टूल आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर इस साइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको ऑफलाइन टूल का एक ये मिलेगा, जहाँ से आपको वो सारे टूल और रिटर्न के फॉर्म मिल जाएंगे। हाँ, ऑफलाइन टूल फर्स्ट वाला, तो ये रिटर्न ऑफलाइन टूल है। इसके अंदर क्या है आपको कि आपको ये GSTR 1 उसका और एक्सेल का टूल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और एक ऑफलाइन टूल प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप जो है ऑफलाइन टूल के थ्रू अपनी जेसोन फाइल बना सकते हैं। तो यहीं से आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, तो उसके अंदर आपको सारे एनेक्जर और एक्सेल के टूल आपको मिल जाएंगे। ये तो आपको न्यू रिटर्न के फॉर्म मिले हैं, इसमें ओल्ड का भी होगा, इसमें आपको GSTR 1 का मिलेगा। ठीक है, ये आपका न्यू ऑफलाइन टूल है जो आगे सजेस्टेड है कमिंग जो भी मंथ्स आने वाले हैं या पीरियड आने वाला है उसमें अब आगे ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी तक जो हो रहे हैं वो आपके रिटर्न ऑफलाइन टूल है। ठीक है, तो यहाँ से GSTR 1 और GSTR 2 ये फॉर्म जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
जीएसटी ऑफलाइन टूल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट उन्होंने दिया कि आपके सिस्टम का ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो भी फाइल्स हैं वो आपको कहाँ रखनी है, जहां पर भी आप सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं। या सी ड्राइव में आप देखेंगे तो आपका रिकॉन का फोल्डर है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फाइल रखनी है। जैसे 3B का टूल है, GSTR4 का मैंने रखा हुआ है, GSTR1 का रखा हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल आपके यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक, अब ये फाइल यहाँ पर है तो फिर मैं जाके यहाँ से जो है GSTR1 अपना जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे पाथ भी शो हो रहा है, सी ड्राइव में आपको रिकॉन फोल्डर के अंदर वो फाइल रखनी है जो आपने जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड की थी। तो अगर मैं एक्सेल शीट यहाँ पे करता हूँ तो ये सारा जो डेटा है वो उस फॉर्म के अंदर मेरा फिलअप हो जाएगा। चलिए, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे एक्सेल में चली गई है और यहीं से मैं एक बार भी जनरेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई टूल की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है आपके सी ड्राइव रिकॉन के अंदर GSTR1 का ही फोल्डर बना देगा और उसके अंदर इतने मुझे फाइलें चाहिए, B2B, B2CL, B2CS, तो वो उतनी फाइलें बना देगा जिसके अंदर रिकॉर्ड होंगे। अगर मान लीजिए CDNR के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है इस पीरियड के अंदर, तो वो फाइल आपकी नहीं बनेगी। क्लियर? तो ये तो दो फाइल होगी और तीसरा JSON फाइल भी हम यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। इसमें भी मुझे कोई टूल की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर डायरेक्टली वो JSON फाइल आपके बना देगा जो आपके सीधा GST पोर्टल पे अपलोड होना है। राइट, ये फाइल बन गई। फाइल का जैसे जनरेट होगी उसने पाथ बता दिया, उसका नाम बता दिया, किसी टाइप रिकॉन के अंदर रिटर्न, और ये उसका पीरियड दिया हुआ है 1/9/18 से 30/9/18 तक, और ये R1 है, रिटर्न आपका GSTR1 और आपका GST नंबर, और ये आपकी जेसन इस फाइल नाम से आपकी जनरेट हो चुकी है। तो तीनों टाइप की फाइल हमने यहाँ से जनरेट की है। ठीक है, अब उस फाइल को हम एक बार मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि किसके अंदर क्या होता है। अगर मैं फोल्डर में गया यहाँ पे, ठीक है, ये रिकॉन फोल्डर में, तो यहाँ पर ये GSTR1 का फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। ये फोल्डर क्रिएट होता है आपका CSV फाइल से। तो 27 अप्रैल आज का ही बना है मेरा, इसमें मेरी ये इतनी फाइल बनी है। ठीक है, ये सारी CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है, और ये जो फाइल है वो मेरा GST के ऑफलाइन टूल के अंदर इंपोर्ट होंगी। ठीक है, वो कैसे इंपोर्ट होंगी, ऑफलाइन टूल में कैसे ले जाना है, वो हम आगे आपको बता देंगे। फिलहाल ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये B2B का जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो वो आपके इसमें से शो हो रहे हैं। अगर CSV फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरी एक्सेल में भी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये फाइलें आपकी अलग अलग हैं, जो जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट को रिकॉर्ड चाहिए GST पोर्टल एक्सेप्ट करता है, उसी फॉर्मेट में ये फाइल आपकी रेडी हो जाती है। अब B2B क्या है, ये मतलब आपका बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन या आपके रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पार्टी है। मतलब अगर मैं भी रजिस्टर्ड पर्सन है और सामने वाले के पास भी GST नंबर है, तो उसके सारे रिकॉर्ड वो फिल्टर होकर अलग हो जाते हैं। तो वो रजिस्टर्ड पार्टियों के सेल के डिटेल्स अलग मांगते हैं GSTR1 में, जिसको हम B2B बोलते हैं। तो B2B के रिकॉर्ड्स में आपके सारे रजिस्टर्ड पार्टियों के रिकॉर्ड्स आएंगे, और ये रिकॉर्ड आपके बिल नंबर वाइज होंगे और टैक्स वाइज होंगे। अगर एक इनवाइस में आपके देखिए यहाँ पर दो टैक्स टाइप हैं, तो वो दोनों का अलग अलग फिगर्स आपके लिख के जाएगा। ठीक है, तो GST पोर्टल में जो आपकी फिगर B2B की अपलोड होगी वो GST नंबर वाइज और बिल नंबर के साथ टैक्स वाइज आपकी अपलोड होगी। ठीक है, ये तो हो गया B2B का। मतलब B2B के अंदर आपकी बिल वाइज रिपोर्ट आपकी जाती है, और उन पार्टियों की बिल वाइज रिपोर्ट जाएगी जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं, मतलब जिनके पास GST नंबर है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे कैटेगरी क्लाइंट वो हो गए जिसपे GST नंबर नहीं है, जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो उनकी डिटेल जो है वो B2CS में जाएगी। तो B2CS में क्या है, सिर्फ हमें ये बताना है कि हमारा पर्टिकुलर इस स्टेट के अंदर
जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है, तो स्टेट वाइज रिपोर्ट जाएगी और टैक्स वाइज जाएगी, ठीक है, स्टेट वाइज और टैक्स वाइज, मतलब मैंने जितने भी पार्टी को सेल किया वो सारी मेरी सेम स्टेट से थी, तो अलग से नहीं आया। अगर मैंने अदर स्टेट में भी किया होता है तो उसका अलग से यहाँ पे शो होता है आपको। क्रेडिट नोट मैंने बनाए नहीं है। अच्छा, जो आपके अनरजिस्टर्ड पार्टीज है B2CS वाली, इनका जो रिटर्न होता है सेल रिटर्न, उसकी वैल्यू B2CS में ही लेस हो जाती है, और जो रजिस्टर्ड पार्टी है इनका जो अगर हम रिटर्न करते हैं तो फाइल अलग से बनती है, जिसको हम CDNR आपका बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन टूल जो वन आपका GSTR1 का था, ये भी 27 अप्रैल का जनरेट हुआ है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। वहाँ वही फाइलें बनी हैं जिसमें डेटा है, जिसमें रिकॉर्ड है, और एक्सेल में तो इस टूल में क्या है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सारे कॉलम आपको बना के दे रखे हैं, बस आपको डेटा इसके अंदर फिलअप करना है, ठीक है। तो ये मास्टर किसका मतलब क्या है, जो लोग खुद से रिटर्न भरते हैं या जो GST कंसल्टेंट का भी काम करते हैं, तो वो लोग इसको एक बार जरूर रीड कर ले कि किस चीज का क्या मतलब है। और इसमें ही स्टार्टिंग में आपका जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हेल्प इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है ना, तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ जाएगी। और ये मुझे लगता है कि जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइडर हैं और एक GST कंसल्टेंट हैं अपने कस्टमर के लिए, तो B2B के अंदर किस कॉलम के अंदर क्या चीज आएंगी वो आप पढ़ सकते हैं। जो चीज समझ में ना आए तो उसको आप चाहें तो आप GST की साइट पे देखेंगे, तो उन्होंने बहुत सारे वीडियोस और वेबिनार बने हुए हैं। आप पर्टिकुलर ये लाइन, इस लाइन को भी टैग करके अगर सर्च करेंगे तो भी आपको वो हेल्प मिल जाएगी। यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस हैं, तो वो आप क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। B2B मैंने बताया था वो रजिस्टर्ड पार्टी है। इस टूल में क्या है कि वो सारे रिकॉर्ड अपलोड हो गए और आपको यहीं पर वैल्यू उसकी पता चल जाती है कि मेरा B2B में कितना टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और कितने नंबर ऑफ मेरे पास इनवाइस है और कितने नंबर ऑफ पार्टीज हैं। अब यहाँ पर इनवाइस टाइप में आता है कि वो मेरा रेगुलर है या सेज है, या मेरा कुछ ऐसा क्लाइंट है जो आपका अलग अलग कैटेगरी का, वो यही डिफाइन हो जाता है, ठीक है, किस स्टेट का है, ये सब हेल्प जो है पूरा इनको हो गया। B2BA ये बाद में आया था, पहले नहीं था। इसका मतलब है कि अगर आपने रिटर्न भर दी है लास्ट मंथ में, मान लीजिए इससे पहले कभी भी रिटर्न भर दी है पिछले महीने, और वो बिल रिटर्न भरने के बाद आपने मॉडिफाई किया है, रिटर्न भरने के बाद दूसरे महीने में आपने कोई बिल मॉडिफाई किया है, ठीक है, कोई ऐसी जरूरत आ गई आपने मॉडिफाई कर दिया, उसको बोलते हैं ये अमेंडमेंट। अगर आपने बिल में अमेंडमेंट किया है तो उसके रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे B2BA के अंदर मेंशन करने हैं, ठीक है। हम लोग ये नहीं करते, सजेस्ट नहीं करते कि आप रिटर्न भरने के बाद, और मुझे नहीं लगता कि 99.9% जो भी कस्टमर है वो एक बार रिटर्न भरने के बाद बिल एडिट करता हो या मॉडिफाई करता हो और उसको ये अमेंडमेंट वाला रिटर्न में भरता है। B2CL में वो कस्टमर आएंगे, उन लोगों का बिलिंग का रिकॉर्ड आएगा, आपने जो अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है, लेकिन CL मतलब जो आपके लार्ज क्लाइंट है जिनका इनवॉइस वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा का था। मतलब अगर एक अनरजिस्टर्ड पार्टी को आपने सेल किया है और उसका सिंगल बिल जो है 1.5 लाख से ज्यादा वैल्यू का है, तो वो मेरा B2CL में आएगा, ठीक है। अब B2CL का ही अगर मेरा रिटर्न लेता हूँ, माल वापस लेता हूँ, तो वो मेरा जो है CDN मतलब क्रेडिट नोट जो होगा वो अनरजिस्टर्ड में यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका ए जो लगा हुआ है वो आपका अमेंडमेंट है, वो सभी फॉर्म में दिया हुआ है। B2CS में आप अगर हम आएंगे तो ये आपके मैंने जैसे बताया था अनरजिस्टर्ड पार्टी है, इनका स्टेट वाइज और टैक्स वाइज आएगा, ये इसका अमेंडमेंट हो गया। CDNR है जो वो आपने B2B में जिन पार्टी को सेल किया था उसका अगर रजिस्टर्ड पार्टी का पुराना बिल का अगर कोई रिटर्न आता है तो आपका क्रेडिट नोट जो बनते हैं सेल रिटर्न, वो सारे रिकॉर्ड आपके यहाँ पर आएंगे CDNR के अंदर, ठीक है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट CDNR क्रेडिट डेबिट नोट, आर मतलब रजिस्टर्ड, ठीक है। और इसके अंदर आपको GST नंबर भी आएगा, किस पार्टी से आपने वापस लिया उसका आपका ये
ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, उसकी डेट क्या थी, मतलब किस बिल पे आपने उसको बेचा था, उसकी डेट क्या थी, और आपका जो अभी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बना है उसका वाउचर नंबर, वाउचर डेट क्या है, बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स वगैरह, टैक्सेबल, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होंगी। तो ये तो होगी आपकी क्रेडिट और डेबिट नोट की, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया, अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट है, मतलब B2CL वाले। B2CS के केस में क्रेडिट नोट जो होते हैं वो इसी में लेस हो जाते हैं, सेल माइनस सेल रिटर्न एक ही फॉर्म में लेस हो जाते हैं, इसी में वैल्यू लेस हो जाती है। जबकि B2B और B2CL के केस में क्या है, सब सेल की फिगर अलग है और रिटर्न की फिगर सबके अलग है, ठीक है, तो वो बाइफिकेट कर दी है। इसके बाद आपका ये आ जाता है एक्सपोर्ट का, अगर आपका काम है तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर आएंगे, उसका अमेंडमेंट है। ये आपका एडवांस टैक्स का है, एडवांस आपने रिसिप्ट ले लिया है, मतलब जीएसटी के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर आपने किसी से पैसा एडवांस ले लिया है और आपने उसको बिल रेज नहीं किया उसी मंथ के अंदर, तो वो पैसे पे भी गवर्नमेंट कहती है कि आपको जीएसटी हमें देना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप एडवांस का पेमेंट दिखाते हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी जो है वो भी आपको मेंशन करके उसका भी जीएसटी हमें भरना है, ठीक है। तो ये एडवांस की जो है यहाँ पर आएंगे, इसका अमेंडमेंट हो गया। और ये फिर आपका दिया एडवांस के अगेंस्ट में आपने जो एडजस्टमेंट किया, मतलब हो सकता है इस महीने आपने एडवांस दिखा के टैक्स भर दिया, अब उसका रिवर्स भी तो लोगे, तो वो रिवर्स की एंट्री जो है वो आप एडवांस के अगेंस्ट में जो एडजस्टमेंट करेंगे उसके अगेंस्ट में, तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखानी है। ये आपका आ गया एग्जम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई, ठीक है। एग्जम्प्टेड तो आपको मालूम ही है, जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। नील रेटेड एक और टैक्स बना हुआ है यहाँ पे जीरो रेटेड का, कि जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने एक्सपोर्ट किया, उस पर मेरा टैक्स नहीं लगा, मतलब लोकल टैक्स था मेरा जीएसटी, लेकिन मेरा उस पर एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगा, तो वो जीरो रेटेड हो गया। या मैंने सहज में सप्लाई किया और मैंने उसमें बताया था कि दो कैटेगरी आती है, विद पे विदाउट पे, है ना, एक केस में मुझे टैक्स नहीं लगाना है, तो मेरा जीरो रेटेड सप्लाई हो गया। तो इस टाइप की जो सप्लाई है फिर उन्होंने यहाँ पे बाइफिकेट कर दिया कि इंटरस्टेट आपकी कितनी हुई है, मतलब एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी को कितना माल बेचा और उसी स्टेट के अंदर अनरजिस्टर्ड को कितना माल बेचा आपने, और इंट्रास्टेट मतलब आपकी स्टेट के बाहर, तो रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड पार्टी का इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, और इसी तरह ही आपका नीचे भी है अनरजिस्टर्ड पार्टी का इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, ठीक है। तो ये फिगर एग्जम्प्टेड की आपकी यहाँ पर आएंगी। इसके बाद लास्ट आती है इसमें HSN-वाइज समरी, कि इसमें HSN-वाइज आपने क्या क्या गुड्स आउट किया है। तो इसमें सब आउट वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सेल के रिकॉर्ड आ रहे हैं, पर इसमें सेल माइनस सेल रिटर्न दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें सारी सेल आ गई आपकी, मतलब आपकी B2B भी आ गई, B2CS भी आ गई और B2CL भी आ गई, और जो हमने इसमें एडजस्ट किए हैं रिटर्न लिया है वो भी इसमें आ गए, और जो आपने एग्जम्प्टेड वगैरह में बेचे हैं वो भी इसके अंदर आ गए। तो सबका जो क्लब है वो आपका ये आ गया। इसमें आपको HSN वाइज और टैक्स वाइज, है ना, वो आपको अलग अलग देना है। इसमें टैक्स वाइज नहीं है, क्वांटिटी आपका HSN वाइज अलग अलग है, लेकिन टैक्स आपका कंबाइन है, टैक्सेबल वाली पूछिए। पर अगर आप इसको आगे जो भी नया ईयरली जो रिटर्न है GST 9, उसमें वो टैक्स वाइज भी उन्होंने मांगा है। तो इंटरनली जो सॉफ्टवेयर है वो तो टैक्स वाइज आपका मेंटेन करता ही है, ठीक है। तो इस फॉर्म में इतना ही है। इसको मैच करने के लिए आपकी रिपोर्ट सही है कि नहीं है, आपको क्या करना है, HSN की जो टैक्सेबल वैल्यू है टोटल, वो आपकी B2B प्लस B2CS प्लस एग्जम्प्टेड माइनस आपका CDNR माइनस CDNRL, ये सब आप जब प्लस माइनस करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो HSN की वैल्यू से मैच होगा, और वो जो टोटल वैल्यू है आपकी, वो आपका जो सेल रजिस्टर है आपका यहाँ पर ऑल वाला सेल माइनस सेल रिटर्न, इससे मैच होना चाहिए। और सेल की फिगर आपकी सेल से होनी चाहिए, CDNR की आपकी क्रेडिट नोट से होनी चाहिए। फिर इसमें भी दो आ जाते हैं कि आपके रजिस्टर्ड पार्टी हैं या अनरजिस्टर्ड पार्टी है, वो आप यहाँ से फिल्टर कर लेना, ठीक है। तो इसका जो टैक्सेबल है वो आप यहाँ से मैच करेंगे, ये फिगर यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर ये चीजें आपकी मैच
हो रही हैं तो आप मानेंगे कि हाँ आपकी रिपोर्ट जो सॉफ्टवेयर से जनरेट हुई है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप अपना जो है ये फाइल यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी। गोविंद जी पूछिए। सर उसकी पूछ रहा था मैं, ये जी जो अपन ने वो रिपोर्ट निकाली थी परचेज वाली 1 महीने 15 दिन की, मंथ वाइज, हाँ तो उसमें मार्च की वैल्यू भी आ रही थी, राइट मार्च 18 और अप्रैल 18। हाँ। तो वो क्यों आ रही थी सर, थोड़ा सा बता पाएंगे? बता रहा अगर हम यहाँ पे उसका जीएसटी का पर्चे रजिस्टर मैंने इसलिए जानबूझ के आपको दिखाया है, ठीक है। तो जी यहाँ पर अगर हम देखेंगे अप्रैल से 15/4/2018 है ना, और मैंने मंथ वाइज देखा था तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बिल वाइज देख रहा हूँ। और इसमें मैं हम्म, इसमें से पार्टी का बिल नंबर और बिल डेट देखिए, मेरा मार्च एंड में आया है ये, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए 31 मार्च तक आया है। बिल डेट। यस, पार्टी का जो बिल था, इनवॉइस था, वो आपका मार्च का था, 30 मार्च का। मुझे तो 1 या 2 अप्रैल के बाद मिला है, जी ठीक है। तो वो अगर मैंने परचेज रेट वो डाली है तो मुझे वहां पर वो इस डेट के हिसाब से मुझे मंथ वाइज बाइफरकेट करके दिखाता है कि आपका जो एंट्री जो बिल था वो किस डेट का था। पोस्ट मेरा अप्रैल में ही हो रहा है, अच्छा, एंट्री जो पोस्टिंग करी है इसकी वो अप्रैल मैंने में हो रही अप्रैल। हाँ, रिपोर्ट आपकी अप्रैल में जाएगी, फाइनेंशियल सब कुछ अप्रैल में है। इसका वाउचर देखिए, अगर मैं इस बिल को यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये मेरा परचेज बिल ओपन हो गया, ठीक है। है। जी तो पोस्ट तो मेरी इसी फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। 43 नंबर 8 अप्रैल को मैंने डाला है, ठीक है। लेकिन परचेज मेरी जो थी वो इस बैक डेट की थी। पार्टी का जो परचेज बिल था, पार्टी की जो डेट थी वो ही पुरानी थी। वो इसलिए भी है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ वाकई इतने बिल मैं कैरी करके लाया था आगे। ऐसा ना हो ना पिछले साल में भी चढ़ा दिया और यहाँ भी चढ़ा अच्छा दिया। ठीक है। तो एक बार वो लोग चेक कर लेते हैं कि हाँ क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट। तो मैंने आपको बताया था कि सीएसवी फाइल आपकी जीएसटीआर 1 में जनरेट हो गई है, और ये भी आपको बता दिया एक्सेल टूल पे ही आ गया। और तीसरा जेसॉन फाइल थी तो वो भी आपके आ गई। अब इसी में ही और भी जो रिपोर्ट्स हैं, तो ये रिपोर्ट क्या है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और क्लियर कर दें कि अब जो आपकी सीएसवी और आपकी जीएसटीआर 1 है, ये आपकी ऑफलाइन टूल के अंदर इंपोर्ट होंगी। आज जो है इसमें हम और आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद जब आपका जीएसटीआर 1 अपलोड हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें 3B भरना है, जिसकी डेट होती है 20 तारीख। अगर मैं सितंबर की निकाल रहा हूँ तो जीएसटीआर 1 की डेट होगी अक्टूबर 10 या 11, और 3B की डेट होगी आपकी 20 अक्टूबर। ये आगे लास्ट मंथ में चेंज हुआ है कि अब इसको गवर्नमेंट ने टर्नओवर के हिसाब से भी चेंज कर दिया है कि जो कस्टमर इसका टर्नओवर इतना है रेगुलर में है तो वो आपको इस 20 तक भर सकते हैं, या जो आपके क्वार्टरली भरने वाले हैं वो 24 तक भर सकते हैं, या जो आपके अदर किसी और कैटेगरी में आते हैं तो वो आपका 28 तक भर सकते हैं। तो ऐसा मेंशन है। इसके लिए आपको क्या है, रेगुलर जीएसटी की साइट पढ़नी पड़ेगी, और उनके जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि उनकी रिटर्न की डेट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जीएसटी की साइट अगर आप खोलते हैं तो आप इस साइट में कि क्या उनके नए नोटिफिकेशन आए हैं वो सारी चीजें आप जाके पढ़ सकते हैं होम पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स करके कॉलम है, तो यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिल जाती है कि 3B या जैसे मार्च का है तो आपको कब भरना है। ये देखिए यहाँ पर आ गया ना 20, 22, 24। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं 3B का, राइट।
इस तरह से GSTR1 है आपका जनवरी से मार्च वाला, उसकी डेट 30 अप्रैल है। मतलब ये क्वार्टरली जिनका रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, जो 1.5 करोड़ के अंदर है उसके अंदर ऑप्शन है कि भैया आपको क्वार्टरली जाना है या मंथली जाना है। तो इनके पास ऑप्शन है, और जिनका एक्सीड 1.5 है तो उनके लिए तो कंपलसरी है कि उनको मंथली जाना है। और ये मंथली और क्वार्टरली जो है, आप फाइनेंशियल ईयर जब आपका स्टार्ट होता है तो तब आप उसको चूज कर लेते हो कि मुझे इस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा ये हेल्प भी है कि कैसे मुझे रिटर्न प्रिपेयर करनी है, कैसे ऑफलाइन टूल को यूज करना है, तो ये सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा इनका यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप यहाँ पे इनका वीडियोस इस तरह से यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबिनार वीडियोस ये सारी चीजें मिलेंगे, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, तो ये सारे GSTN के वीडियोस हैं। तो आप इसमें बहुत सारे जो भी इनके नोटिफिकेशन आते हैं या जो भी इनके वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आप इनको देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनको भरना है, और इससे आप हेल्प ले सकते हैं। इनको पढ़िए जरूर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आप कहाँ से इनको देखेंगे कि ये क्या बना रहे हैं और हमें उसको कैसे यूज करना है। राइट, तो 1 हम फाइल बना चुके हैं। 3B के लिए एक ये है जो पुराना ऑफलाइन टूल चलता था, GSTR 3B। तो ये एक सिंपल एक्सेल शीट थी जिसके अंदर वो फिलअप करके आपको एक शो कर देता है। इसको भी देख लेते हैं। और 3B का एक और टूल है जो बाद में आया था, जिसको 3B ऑफलाइन टूल है। ये भी GSTR1 की तरह है कि एक्सेल शीट में आपका डाटा जो है वो अपलोड हो जाता है, और उसके बाद आप यहीं से ही जेसन फाइल बना देंगे 3B का, और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, GSTN सर्वर पे। तो अगर इस फाइल को देखना है तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे, तो अगर मैं पीरियड एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर्म मैंने ले लिया, तो इसको अगर आप देखें, ये भी आपकी C ड्राइव में ही फाइल बनेगी, और ये भी फाइल आपकी जो है C ड्राइव रिकॉन के अंदर GSTR 3B ये जो फाइल है इसके अंदर अपलोड होगी। अगर इसको बोलें तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो डेट आ गया और आपका GST नंबर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ये आपकी जो है ये टैक्सेबल आपकी सेल आ रही है। अब इसमें ये क्या ले रहा है, टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन 0 रेटेड और नील रेटेड। मतलब आपकी टोटल सेल ले रहा है जिसके अंदर से उसने नील रेटेड और जो नीचे वाले 3 कॉलम है ना, इनको अलग कर दिया। ठीक है, नील रेटेड और 0 रेटेड जो आपकी सप्लाईज थी वो अलग कर दी। इसके अलावा D सेक्शन है, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये क्या है, मतलब ऐसी परचेज जो मैंने एंट्री करी है, चाहे एक्सपेंस में या परचेज में, और जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है। अब रिवर्स चार्ज क्या है, ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है कि GST ये कहता है कि भाई अगर आप किसी ऐसे बंदे से कोई सर्विस ले रहे हैं या ऐसा माल खरीद रहे हैं, और वो बंदा जो है या वो जो पर्सन है या जो फर्म है वो GST नहीं भरती है ना, रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो अगर आप ऐसे पर्सन से, अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप माल खरीद रहे हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसके टैक्स का क्या होगा। वो तो आपको मतलब बिल ऑफ सप्लाई बिल देगा आपको, है ना, उस पर टैक्स तो लगा नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है नहीं। तो आपको वो टैक्स, अगर परचेज अगर आप चढ़ाते हैं या सर्विस आप लेते हैं, तो उसका जो भी टैक्स है प्रोडक्ट का वो आपको भरना है। और एक बार भरेंगे उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है आप उसको वापस इनपुट में ले लेंगे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ठीक है, जैसे मैंने किसी से माल खरीदा और वो रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने बिल ऑफ सप्लाई में परचेज चढ़ा दी या उसमें रिवर्स के अंदर मैंने चढ़ा दिया, तो मेरा टैक्स परचेज पे नहीं लगेगा क्योंकि उसके बिल पे भी नहीं है। पर साथ ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक वाउचर जनरेट कर देगा जिससे वो रिवर्स के अंदर आ जाएगा।
करके देखना है। अगर मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ F3 और मैं इसको बैक डेट में ही ले लेता हूँ, सितंबर में। HSN नहीं था तो HSN पूछ लिया, बैच नंबर मैंने डाल दिया और इसका एक्सपायरी डेट डाल दिया, इतनी क्वांटिटी आई। अब इस प्रोडक्ट पे जो है वो आपका प्रोडक्ट के अंदर टैक्स था, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिया और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो इसका अगर आप वाउचर देखेंगे यहाँ पे परचेज के अंदर, क्या हुआ, ठीक है, पार्टी के नाम से मेरे 1000 रुपये अपडेट हुए, भाई 1000 रुपीज तो मुझे देना है, ठीक है, तो वो उसके अकाउंट में चला गया। परचेज मेरी 0% टैक्स पे आ चलेगी, पर परचेज के अंदर मेरा 12% टैक्स था। तो उसने क्या करा, सॉफ्टवेयर ने एक रिवर्स एंट्री मार दी कि डेबिट कर दिया इनपुट में CGST SGST को कि ये मुझे इनपुट मिलेगा, और इधर उसने पेबल में खड़ा कर दिया। तो ये जो पेबल वाला है ना, ये मेरा रिवर्स जो टैक्स है वो मेरा वहां पर आ जाएगा 3B में, इनवर्स अप्लाई रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट में, ठीक है। एक तो ये हो गया गुड्स का। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंसेस का है, वैसे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है पर फिर भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस बुक करना है GST के अंदर, और वापस मैंने यहाँ पे डेट चेंज किया 09/2018, ठीक, SGST ले लेते हैं। यहाँ पे सप्लायर का बिल नंबर जो उसके बिल पे लिखा हुआ है और उसकी बिल डेट, ये एंटर करने के बाद जिस HSN यहाँ पे आपको नहीं लेना है, एंटर किया। अब यहाँ पर आ जाता है सर आपका सिंपल इनपुट, तो आपको लेना ही है नॉर्मल, जिससे आपका GST लगा हुआ है बिल पे तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, आप यहाँ पर रिवर्स में लेंगे तो इसमें भी वही वाउचर एंटर होगा जैसे मैंने परचेज में आपको दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं और सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी सप्लायर है, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उससे जैसे ये हमारा आता है अभी आज की डेट में फ्रेट के अंदर, ठीक है। तो फ्रेट के अंदर क्या है कि रिवर्स चार्ज जो है एप्लीकेबल है। अब फ्रेट हमें कौन लगाता है, ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर का अगर बिल आ रखा है मेरे पास सपोज 5000 रुपए का, ठीक है, तो वो बिल मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पर मेरा वो किस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। तो एक्सपेंस क्या है मेरा, फ्रेट है ना। और फ्रेट के अंदर आप क्या करेंगे, क्योंकि फ्रेट जो है वो रिवर्स कैटेगरी में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके एक्सपेंस का जो लेजर हमने खोला है नहीं है, तो आप एक लेजर अकाउंट खोलेंगे, जो भी एक्सपेंस का आपको नाम रखना है, उसका ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट या एक्सपेंस आप लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स पे क्लिक कर देंगे, ये आपने सेव कर दिया। इसके बाद आपने क्वांटिटी 1 और आपका टैक्स जो है वो उस पर लगता है 5%, तो आपने SGST 5% ले लिया। HSN भी बता दिया कि उसका HSN कोड ये है सपोज, और इसके बाद सीधा अगर 5000 का 5000 ही रहा, और इस तरह से उसने रिवर्स का वैल्यू जो है 5% का वो सॉफ्टवेयर अपने आप लेके आ गया। इस एंट्री को आप सेव कर देंगे तो ये आपकी होगी रिवर्स वाली एंट्री, ठीक है। अब अगर मैं इसका 3B बनाता हूँ, तो हटा देते हैं, राइट। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब मैं 3B देख लेता हूँ यहाँ पे, इसमें क्या अपडेट हुआ, राइट, ठीक है, आ गया समझ में। रिवर्स केस में मैंने कहा था दो चीजें होंगी, या तो आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है तो आपका रिवर्स जाएगा गुड्स, है ना, या ऐसी सर्विसेज है जो पहले से ही रिवर्स मैकेनिज्म में है, जैसे फ्रेट है, या आपका रेंट है,
भाई आपने मान लीजिए आपने अपनी शॉप रेंट पे ले रखी है किसी से, है ना, तो उसको जो आप रेंट पे कर रहे हैं तो वो तो आपको जीएसटी का बिल दे नहीं रहा। रेंट आपने शॉप का पे किया, तो जिसको आपने पे कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी इनकम शो नहीं कर रहा है, या कर भी रहा है ठीक है, आपने उसको दे दिया, या तो वो आपको जीएसटी का बिल दे उस चीज का। अगर वो ऑनर बिल नहीं देता है तो आप पेमेंट के टाइम पर भी ये रिवर्स, आपने पेमेंट तो उसको पूरा कर दिया, लेकिन आपने आप जब एंट्री करोगे उसकी तो आप अपने यहाँ टैक्स उसका भरोगे और बाद में रिवर्स लोगे। ये अच्छा। ये आपकी जिम्मेवारी है। इसी तरह अगर आपके पास फ्रेट का बिल आता है ट्रांसपोर्टर का, तो उसको आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। मतलब रेंट के केस में अगर सामने वाला मुझे बिल नहीं भी दे रहा है तो मैं उसके रिवर्स के दे करके जितनी भी है, सपोज 10,000 रुपए मैं रेंट दे रहा हूँ तो 10,000 के ऊपर मैं रिवर्स लेकर के उसका इनपुट ले सकता आपको पहले टैक्स भरना है इस महीने, उसके बाद अगले महीने इनपुट लेना है। हूँ। हाँ, पहले एडवांस टैक्स भरूंगा ना रिवर्स के थ्रू। हाँ जी, ठीक है, क्लियर ठीक। हो गया। तो इसमें हाँ, आपकी क्लियर। टोटल यहाँ पे आ गई, इसमें आप सारी अपनी जोड़ लेंगे, सेल B2B B2CS, है ना, प्लस CDNR वगैरह सब कुछ यहाँ कर लेंगे। तो उसका टैक्स उसने बाइफिकेट कर दिया कि IGST इतना बना, ये इतना बना, ये इतना बना, अपने GST रजिस्टर से मैच कर लेना। ठीक, इसके बाद ये आ जाता है 3.2 में इंटरस्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को आपने सप्लाई करी है तो उसकी वैल्यू ये अलग से शो होता है। इस वैल्यू में एडिशन का कोई मतलब नहीं है, आपका जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो यही आ गई है। यहाँ नीचे सिर्फ जो उसको बाइफिकेट करके दिखाया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको और इसको जोड़ लेना, ऐसा मत करना। इसके बाद आती है आरटीसी की डिटेल, मतलब इस फॉर्म में हमें ये भी बताना है कि मेरे पास कितना इनपुट आया है, कितना इनपुट मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो ये इनपुट कहाँ से आएगा, परचेज के रजिस्टर से, है ना, जो भी आपने परचेज चढ़ाई है या जो भी आपने एक्सपेंस के बिल चढ़ाए हैं, तो वो आपको कहाँ से मैच होंगे, यहाँ से परचेज रजिस्टर से। ये नॉर्मल परचेज है, ये आपके एक्सपेंस के हैं, इसमें डेबिट नोट भी लेस हो जाएगा। तो डेबिट नोट जो लेस होगा वो आपका यहाँ पे नीचे अदर में यहाँ पर आएगा, आरटीसी आपकी रिवर्स होगी, ठीक है, तो डेबिट नोट यहाँ पर आ जाएंगे। तो फाइनल वैल्यू जो है इसमें से ये लेस हो जाएगी। और ये जो मैंने यहाँ पर रिवर्स आज भरा था टैक्स, ये नेक्स्ट मंथ कहाँ पर आएगा मेरे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सी वाले में 3 में, ठीक। तो यहाँ पर वो आरटीसी मुझे मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ में। अगर मैंने पिछले महीने भरा होता इस में सितंबर से पहले, तो वो मेरा उस महीने का यहाँ पर आ जाता है वो वैल्यू, तो मेरा इनपुट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा आउटपुट ये हो गया टैक्स, जितना मुझे भरना है जो मैंने कलेक्ट किया है और इतना मैंने पे किया, तो ये मेरा इनपुट हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरा टैक्स यहाँ पर ही आ गया, इतना टैक्स मुझे जमा करना है, राइट। तो ये मेथड था पुराना कि आप यहाँ पे ये देखते थे, इसके बाद आप क्या करते थे, जीएसटी पे लॉग इन करके आप अपना चालान खुद बनाते थे, मतलब ये फिगर आप उनके कॉलम में यहाँ से पुट कर देते थे। सेम एज इट इज फॉर्म जो है जीएसटी पोर्टल पे बना हुआ है, तो वहां पर आप ये कॉलम में सारे पुट कर देते हैं फिगर्स। 3.1 के अंदर ऐसे ही कॉलम बने हुए हैं, यही चीज लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ से वो फिगर वहां से वहां पे मैनुअल फिट करना है। तो जब वो मैनुअल फिट कर देंगे तो वहां पर आपका डिफरेंस का सॉफ्टवेयर अपने आप चलाना शुरू कर देगा, ठीक है। कल उसको भी मैं बता दूंगा आपको कि कैसे वो करना है। तो ये तो हो गया आपका 3B का, कि जहां से आप अपना टैक्स कंप्यूट करके भर सकते हैं। इसके अलावा फटाफट एक चीज और कवर कर लेता हूँ कि जो कंपोजिट डीलर हैं उनको यहाँ पे GSTR 4 भरना होता है, ठीक। और 3B का ऑफलाइन टूल जो है ये क्या है, ये भी 3B की तरह ही है, बस इससे ये है कि जेसन फाइल आपकी बन जाती है और वो जेसन फाइल जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हो जाती है, जिससे आपको, मैंने जो इससे पहले 3B में बताया था कि आपको मैनुअल भरना पड़ता है, वो चीज आपको भरने की जरूरत नहीं है, वो फिगर्स फाइल से डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे आ जाती है। इसको भी देखना है, वापस 019/2018 30/9/2018, गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसको मैंने फाइल आपकी जनरेट हो रही है। और GSTR 4 जो है वो कंपोजिट डीलर भरता है। अब जो कंपोजिट डीलर भरेगा तो वो आपकी GSTR 4 क्वार्टरली जाती है,
वो मंथली नहीं जाती है, ठीक है। उसका रिटर्न का डेट भी अलग होगा। अब उसमें क्या होता है, दोनों चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से GSTR4 भी जनरेट कर लेता हूँ इसी डेटा पे। सपोज Q1 में ही, ठीक है, अप्रैल से लेकर डेट चेंज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, 15/4/2018 कर लेते हैं, 15 दिन का डेटा ले लेते हैं। तो मैंने ये GSTR4 भी यहाँ पे जनरेट कर दी। राइट, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी दोनों फोल्डर हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। 3B ऑफलाइन टूल आपका ये रहा, ठीक है। अगर आप नया वर्जन डाउनलोड करेंगे तो वो 4.3 आ रहा है। तो ये जो वर्जन अभी साइट पे अपलोड है वो 4.2 को सपोर्ट कर रहा है। तो इस फाइल को आपको क्या कर लेना है, लास्ट में 3 की जगह 2 रिप्लेस कर देना है, ठीक है, जो हम सुबह बात कर रहे थे। अब ये फाइल जो है एक्सटर्नल टूल आपने यहाँ से एनेबल कर लिया, तो ये 3B का नया टूल है। अब इसके अंदर जैसे आपने वो रिपोर्ट चलाई थी, तो उसी GST पे सितंबर के अंदर मेरा सारा डेटा यहाँ फिल हो गया। ये देखिए, यही फिगर वहां शो हो रही थी इनवर्ट सप्लाई में, तो ये फिगर यहाँ पे कॉलम में इसमें से भर गई, है ना। राइट, अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपल अपना क्रॉस चेक किया फिगर, वो तो आपको चेक करनी है, और यहाँ से वैलिडेट करना है। जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो ये शीट वैलिडेट होगी और यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। ये आ गया है, तो आपको क्या करना है, जनरेट फाइल। जब आप ये जनरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसने डेस्कटॉप पे GSTR फोल्डर बनाया, उसके अंदर 3B JSON के अंदर सितंबर के अंदर ये फाइल बना दी। तो ये जो JSON फाइल आपकी बन गई है, और ये फाइल जो GSTN पोर्टल पे आप डायरेक्टली 3B के अंदर ऑफलाइन मोड में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें दोनों ऑप्शन आते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप मैनुअल भरेंगे और ऑफलाइन में आप फाइल अपलोड करेंगे। तो ये तो हो गया आपका 3B का, ठीक है। और इसके बाद है GSTR4 भी देख लेते हैं। 27 अप्रैल 2.2 ये आपने ओपन कर लिया। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रीड में पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ये मांग क्या रहा है आपसे। ये सारा आपको यहाँ पे, आप कंपोजिट में है तो सेल पे तो आप टैक्स लगा नहीं रहे, राइट। तो आपने जितनी परचेज करी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4A and B inward supply received from registered supplier including supplier trading reverse charge, ठीक है। तो दोनों तरह की परचेज आपने यहाँ पे शो कर दी कि भैया मैंने जो है 3 महीने में इतना परचेज किया है। क्योंकि परचेज पे आपका टैक्स, जैसे रजिस्टर्ड सप्लायर आपको माल बेच रहा है तो आपकी परचेज आ रही है, उसमें टैक्स आपको लग रहा है, तो वो टैक्स आपको एंट्री वैसी होगी तभी आपका बिल वैल्यू मैच होगी। फर्क ये है कि जो आपने इनपुट टैक्स लिया है उसका आपको बेनिफिट इनपुट का नहीं मिलेगा, और इसमें जो टैक्स है वो सेल पे आपकी जितनी वैल्यू है उसका वैल्यू पे एक लमसम आपका टैक्स आपको भरना है। तो ये इनपुट परचेज का आ गया। 5A में क्या लिखा है, अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट हमने कुछ करना नहीं है। ये इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब ऐसे सप्लायर से आपने परचेज चढ़ाई है जो अनरजिस्टर्ड है, मतलब जिसके पास GST नंबर नहीं है और आपने उससे भी परचेज माल खरीदा है। अमेंडमेंट हो गया। इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हमने कुछ किया नहीं है। और ये आ गया आपका CDNR, ठीक है। तो आपने मतलब डेबिट नोट भी बना रखा है, भाई परचेज कर रहे हैं तो डेबिट नोट भी बना रखा है। तो ये अनरजिस्टर्ड का हो गया, ऐसे पार्टी से आपने वापस दिया है जो आपका अनरजिस्टर्ड है, ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक। तो इसमें जो फिगर्स है वो GSTR1 से बिल्कुल अलग है। उसमें जैसे मैंने बताया था कि वो सेल की फिगर्स आती हैं, इसमें सारी आपकी परचेज की फिगर है, ठीक। अब आगे अब चलते जाएंगे, तो ये आपका, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका आउटपुट टैक्स बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको सेल फिगर बता रहा है टैक्स OS के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टोटल सेल हुई है 3 महीने में वो इतनी हुई है, टर्नओवर। सिर्फ आपको टर्नओवर भरना है, ये टैक्स ये आप अपने आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये है कि आप जो है वो 1% की कैटेगरी में आते हैं कि 2% की कैटेगरी में आते हैं, है ना। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है
वो ये इंडस्ट्री वाइज उन्होंने टैक्स स्लैब रखा हुआ है कि भैया आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम आपकी टोटल सेल पे आपसे 1% टैक्स लेंगे। आपको परचेज की सारी डिटेल शो करनी है अपनी, और सेल की लमसम वैल्यू। तो सेल में आपको सिर्फ लमसम वैल्यू बतानी है कि मैंने भैया इतने वैल्यू का माल बेचा है। इसमें ना कोई बिल वाइज डिटेल है क्योंकि, और ना ही बिल वाइज नहीं है तो टैक्स वाइज भी नहीं है, पार्टी वाइज तो होगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल आपको ये बताना कि भैया मैंने इतनी वैल्यू का माल बेचा है, दैट्स इट। जो आपने डिक्लेयर कर दिया वो मान लेंगे, अगर उनको कुछ चेक करना हो तो अपना कर लेंगे। तो आपको ये वैल्यू जो है किस कॉलम में आनी है वहाँ आपको वहाँ पुट कर देनी है। अगर आपका 2% में आता है तो आप इसको यहाँ से 0 करके उस वैल्यू को नीचे लिख देंगे। यहाँ पे अपनी आपको सेल की फिगर लिखनी है। जो सेल की फिगर आप डिक्लेयर करेंगे वो टैक्स अपने आप यहाँ पे शो होगा और उस टैक्स को आपको भरना है। तो जब ये सारी चीजें आप भर लेंगे तो होम पेज पे आके आपको क्या करना है, गेट समरी करेंगे तो यहाँ पे वो सारी फिगर्स आ जाएंगी। ये देखो ये आ गई ना, इसके अंदर क्या है, ये के अंदर क्या है, अलग अलग जो कॉलम दिए थे। अब इसके बाद आपकी सेल की फिगर भी आ गई, तो यही आपको बता देगा कि आपको कितना टैक्स भरना है, राइट। और इसके बाद है यहीं पर ऊपर ऑप्शन दिया होगा कि आप इसको यहां से जेसन फाइल बना सकते हैं, जनरेट जेसन फाइल। ठीक है और ये जेसन फाइल जब आप अपलोड करते हैं पोर्टल पे, अगर उसमें वहां पे कोई एरर आता है तो वही फाइल आप डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन डाउनलोडेड GSTR4 जेसन फाइल, राइट। या एरर फाइल आप यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन दिया, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका GSTR4 का इस तरह से आप भरेंगे। क्लियर, राइट। तो आज हमने कवर कर लिया GSTR1 3B परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, कॉलम रजिस्टर और GSTR4 3B टूल्स। अब हमारा क्या रह गया, राइट, GSTR9, GSTR2 टू ए रिकंसिलेशन। ई-वे बिल जो है वो ऑलरेडी हम एक बना चुके हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। 2 वीडियो बने हुए हैं, एक ऑफलाइन का और एक ई-वे बिल API के थ्रू। तो दोनों अच्छे वीडियो बने हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक, GST टैक्स क्लबिंग क्या है, ये भी एक जर्नल वाउचर जनरेट होता है। मतलब जब आपने टैक्स भर दिया, चालान बन गया, तो उसके बाद अगर आपको सेट ऑफ करना है। अब सेट ऑफ क्या होता है कि जब भी आप सेल परचेज कर रहे हैं तो आपका टैक्स जो है वो जो टैक्स के लेजर बने हुए हैं उसके अंदर शो कर रहा है, राइट। तो महीने में आप क्या कर रहे हैं, एक एंट्री पोस्ट करते हैं कि जो हमारे टैक्स के लेजर हैं उससे हम वो फिगर 0 कर लेते हैं, मतलब प्लस माइनस कर लिया कि भैया ये इनपुट वाले हैं मेरे को माइनस कर लेने हैं और ये आउटपुट वाले हैं सारे प्लस कर लिए। तो जो डिफरेंस होगा वो मुझे टैक्स भरना है ना, कि मेरा SGST कितना हुआ, CGST कितना हुआ या IGST कितना हुआ। तो टोटल जितने CGST के टैक्स हैं या SGST के टैक्स हैं, अब उसमें 2 होंगे, परचेज के भी आउटपुट आउट के होंगे और इनपुट के होंगे। तो आउट का टोटल कर लेना है और इनका टोटल कर लेना है। जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा, SGST या तो पेबल होगा या वो मुझे वापस मिलेगा रिफंड। तो उसकी मैं क्या करता हूँ, एक जनरल वाउचर एंट्री कर देता हूँ जिससे मेरे वो टैक्स के लेजर 0 हो जाते हैं और मुझे सब एक अकाउंट में पता चल जाता है कि मुझे इतना पे करना है। और जो मैं पेमेंट करता हूँ टैक्स की, वो वाउचर में पेमेंट वाउचर से एंट्री कर देता हूँ। तो वो एंट्री का सेटअप जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपने आप कर सकता है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि SGST और किस महीने का आपको करना है। तो जैसे वो डालेंगे तो वो वाउचर उसका पोस्ट कर देगा। ये एक बार करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। तो कल हम बताएंगे ऑफलाइन टूल में हम कैसे फाइल जनरेट करेंगे और उसको ऑनलाइन साइट पे कैसे अपलोड करेंगे। चलिए आज का सेशन यही खत्म कर रहे हैं।